गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पार्लियामेंट पढ़ रहे थे और पार्लियामेंट में हम लोग क्लास जहाँ ख़त्म किए थे, आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे पार्लियामेंट का क्लास नहीं देखे हैं पहला वाला, वो उसको देख लें। ठीक है, उसके बाद फिर इस क्लास को देखें तो उन्हें ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएंगी। इसलिए जो है आप पिछला वीडियो देख लीजिए। पिछला वीडियो देखने के बाद फिर आप यहाँ पे सेकंड वाली वीडियो को देखिए तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आनी शुरू होंगी। ठीक, तो हम लोगों ने कल संसद को दो पार्ट में बच्चों डिवाइड किया था। ठीक है, संसद को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, यानी हाउस ऑफ पीपुल और काउंसिल ऑफ स्टेट। हम लोग सबसे पहले जिसको देख रहे थे वो क्या है, लोकसभा। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ को देख रहे थे, लोकसभा को। तो लोकसभा का पॉइंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लोकसभा का पॉइंट कंप्लीट करूंगा फिर मैं आऊँगा राज्यसभा में। पीछे जो बातें मैं बता चुका हूँ वो आप जो है वीडियो देखेंगे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे रिपीट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग का कल लास्ट हेडिंग डाले थे बच्चों। हम लोग कल लास्ट जो हेडिंग डाले थे वो हेडिंग हम लोग का था सेशन एंड कोरम। आप लोग को याद होगा, सेशन एंड कोरम, अधिवेशन, अधिवेशन एवं एवं गण पूर्ति, अधिवेशन एवं गण पूर्ति, अधिवेशन एवं गण पूर्ति। ठीक है, तो ये जो है हम लोग का हेडिंग था, तो इसको हम लोगों ने कवर किया था कल। और अब हम लोग बच्चों बढ़ते हैं इससे आगे। ठीक है, इससे आगे चलो तो देखते हैं। तो हम लोग का बच्चों आज का जो टॉपिक होगा लोकसभा में आरक्षण। ठीक है, तो लोकसभा में आरक्षण जो है ये हम देखेंगे, ये देखेंगे। तो इसमें बच्चों लोकसभा के आरक्षण में, लोकसभा के आरक्षण में सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे। ठीक है, हेडिंग डालेंगे तो हेडिंग का होगा, क्या होगा यहां देखते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ लोकसभा। ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ लोकसभा किसके लिए, एससी एसटी के लिए। ठीक है, एससी एसटी के लिए। चलिए इसको हम ऐसे कर देते हैं, इसको हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब इसको लिख देते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एससी एसटी। ठीक है, एससी एसटी। ठीक है, एससी एसटी। तो ये हमारा क्या हो गया, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण। ठीक है, अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति, इन दोनों के आरक्षण की बात हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अब बच्चों मैं बता दूं यहाँ पे कि संविधान का पार्ट 16, ठीक है, पार्ट 16 भाग 16, ठीक है, भाग 16 और अनुच्छेद जो है 330। ठीक है, अनुच्छेद 330, आर्टिकल 330। ठीक है, 330, इसमें इसमें 330 में एससी एसटी का रिजर्वेशन यानी आरक्षण, आरक्षण का प्रावधान, आरक्षण का प्रावधान। तो ये अनुच्छेद 330 जो है बच्चों, इसमें एससी एसटी को जो आरक्षण प्राप्त है उसके प्रावधान के बारे में क्या किया गया है, उसके प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, उसके प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है। तो अब एससी एसटी के आरक्षण के क्या क्या मैटर हैं, क्या क्या पॉइंट हैं, हम लोग इन बातों को देखते हैं। ठीक, इन बातों को देखते हैं। लोकसभा में एससी वर्ग जो है उसको कितनी सीटें प्राप्त है, राज्यसभा में जो है उसमें कितनी सीटें प्राप्त है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ देखेंगे। तो राज्यसभा वाला पॉइंट जो है हम लोग यहाँ पे नहीं नोट करेंगे। ठीक है, हम लोग राज्यसभा वाले में देखा जाएगा। यहाँ केवल क्या है, लोकसभा का देखेंगे कि लोकसभा में एससी को कितनी सीटें प्राप्त हैं, ठीक, और एसटी को कितनी सीटें प्राप्त हैं।
और इसमें कुछ हम लोग अमेंडमेंट देखेंगे जिसका मैं जिक्र अभी करूंगा, 104वां संविधान संशोधन, ठीक है, तो उसका मैं अभी जिक्र करता हूं, ठीक। तो ये बातें हम लोग को यहाँ पे बच्चों देखनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए बच्चों, तो आरक्षण का प्रावधान हम देख रहे हैं, ठीक। अब इस आरक्षण के प्रावधान में देखो, तो एससी और एसटी इनको आरक्षण प्रदान किया गया है, ठीक है, लोकसभा में। इस बात का जिक्र कहाँ है, तो अनुच्छेद 330 आर्टिकल 330, ठीक है। तो 330 में एससी और एसटी के आरक्षण का प्रावधान दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि आरक्षण जो है एससी एसटी को लोकसभा में किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है, तो अनुच्छेद 330, ठीक, ये बात। फिर इसके बाद हम देखें कि एससी और एसटी, ठीक है, एससी और एसटी इनको आरक्षण, ठीक है बच्चों, इनको आरक्षण कितना कितना प्राप्त है, ठीक है, एससी को कितना प्राप्त है और एसटी को कितना प्राप्त है। तो यहाँ बच्चों देख लो, एससी को 84 84 सीट, ठीक है, 84 सीट, और एसटी को 47 47 सीट। तो ये 47 सीट जो है एससी एसटी को और एससी को 84 सीट, ये संख्या बच्चों आपको याद रखनी है, ठीक। अच्छा, तो अभी हुआ क्या, अभी एक साल पहले की घटना क्या, संविधान का 104वां संशोधन, ठीक है, संविधान का जो 104वां संशोधन हुआ, तो इस 104वें संशोधन में 104 अमेंडमेंट 104, ठीक है। मैं अलग से आप लोग को संशोधन पढ़ाऊंगा, ये मैं बात जो है पिछले क्लास में भी बता चुका हूँ। 104वां संशोधन हुआ। अब इस संशोधन के द्वारा एक प्रावधान हुआ, और प्रावधान क्या हुआ बच्चों 104वें संशोधन के द्वारा, तो एससी और एसटी इन दोनों का रिजर्वेशन हुआ क्या, इस रिजर्वेशन को बढ़ा दिया गया, ठीक है, इस रिजर्वेशन को बढ़ा दिया गया। इस रिजर्वेशन को क्या किया गया बच्चों, बढ़ा दिया गया। तो कब तक के लिए बढ़ा दिया गया, तो इसको बढ़ा दिया गया बच्चों 25 जनवरी, ठीक है, 25 जनवरी 2030। तो 25 जनवरी 2030 तक के लिए क्या किया गया बच्चों, इस आरक्षण को बढ़ा दिया गया, यानी कि हर 10 साल में, ठीक है। होता क्या है बच्चों समझना, एससी और एसटी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में, ठीक है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको आरक्षण प्रदान किया जाता है लोकसभा में, ठीक है। तो अब लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया जाता है उनकी जनसंख्या के अनुपात में। तो ये आरक्षण मिलता कैसे है, तो संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत मिलेगा, ये बात तो क्लियर है। परंतु होता क्या है कि जब परिसीमन होता है, समझ रहे हो ना, आप ऐसे समझो जब जनगणना होगा, ठीक है, तो जब जनगणना होगा तो जनगणना में हम हर 10 साल पे जनगणना होती है, तो एससी एसटी का देखा जाता है प्रतिनिधित्व, ठीक है, प्रतिनिधित्व कितना है, तो उसको देखते हुए ये क्या करते हैं, आरक्षण को बढ़ा देते। देखते हैं कि अभी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से इनका पिछड़ापन अभी भी बरकरार है, तो वो क्या करते हैं, उसको पुनः 10 वर्ष बाद बढ़ा देते हैं। तो ऐसे ही 10-10 साल में इसको क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। तो आज जो बढ़ाते बढ़ाते आज इसको कब तक के लिए लागू कर दिया गया, वर्ष 2030 तक के लिए, यानी 25 जनवरी 2030 तक एससी और एसटी लोकसभा में आरक्षण प्राप्त करेंगे। और एससी जो होगा उसको कितने सीट रहेंगी, कितनी सीटें मिलेंगी, 84, ठीक ना, 84 जो है एससी का होगा और एसटी का कितना होगा, 47 होगा, ठीक है बच्चों। तो ये बात हम लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक। दूसरी बात, यही लोकसभा जो है, यही लोकसभा, इसी लोकसभा में बच्चों जो एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन, तो एंग्लो इंडियन जो है इनको किस आर्टिकल के तहत आरक्षण प्राप्त है, इनको सॉरी किस आर्टिकल के तहत ये लोकसभा में क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं, ठीक है, नियुक्त होंगे। तो आर्टिकल क्या है, 331। तो दो एंग्लो इंडियन, ठीक है, दो एंग्लो इंडियन आर्टिकल 331 के तहत नियुक्त होते हैं, कहाँ, लोकसभा में। लोकसभा में नियुक्त करेगा कौन, तो नियुक्त करेगा कौन, राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति करेगा। क्या लोकसभा में एंग्लो इंडियन को नियुक्त करना क्या एकदम अनिवार्य है, ठीक है, अनिवार्य नहीं है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन को नियुक्त किया ही जाए
ये बात क्या अनिवार्य है? नहीं अनिवार्य है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व, ठीक है, प्रतिनिधित्व जो है वो पर्याप्त है, तो चाहे राष्ट्रपति तो 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति, ठीक है, नहीं करेगा वो। ये बात ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ अगला पॉइंट बच्चों, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला पॉइंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे क्या, कि लोकसभा जो है, लोकसभा, ठीक है, तो लोकसभा में जो सदस्य संख्या है वर्तमान समय में वो कितनी है? एंग्लो इंडियन हम हटाएं तो 543, ठीक है, 543, 543। तो ये जो 543 की जनसंख्या है, संख्या है, तो ये 543 की जो संख्या है, ये संख्या आप देखोगे बहुत समय से बनी हुई है, ठीक ना, बहुत समय से ये संख्या बनी हुई है। बस 2 एंग्लो इंडियन जो है वही प्रावधान जो है खत्म हो जाएगा मई 2024 के बाद से, ठीक है, खत्म हो जाएगा। तो ये 545 बना हुआ है। तो अब है क्या यहाँ बच्चों, ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन पूछता है कि किस वर्ष की जनगणना के आधार पर, किस वर्ष की जनगणना के आधार पर लोकसभा में सदस्यों की संख्या वर्ष 2026 तक, 2026 तक 543 निश्चित कर दी गई है, ठीक है। तो ये क्या होगा? 1971, ठीक ना, 1971। तो अब देखो यहाँ लिखना पड़ेगा कि 1971 की जनगणना, ठीक है, जनगणना के आधार पर सदस्यों की संख्या कब तक के लिए? वर्ष 2026 तक, ठीक है। 1971 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2026 तक लोकसभा के सदस्यों की संख्या सदस्यों की संख्या 543 निश्चित कर दी गई है। निश्चित कर दी गई, ठीक है, निश्चित कर दी गई। ये बच्चों इतना बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये इतनी बात हम लोग की क्लियर, ठीक। अब जो हम लोग का पॉइंट होगा अगला, वो क्या होगा? लोकसभा के पदाधिकारी, ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा, ठीक है, लोकसभा के पदाधिकारी यहां लिख देंगे। लोकसभा के पदाधिकारी, ठीक है, पदाधिकारी। तो ऑफिसर ऑफ, ठीक है, ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा, ठीक है, ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा, ये हमारा बच्चों हो गया हेडिंग। ये भी लिख देते हैं, ठीक है, ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा, ठीक। तो अब लोकसभा में ऑफिसर यानी कि पदाधिकारी की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन यहां बनता है बच्चों, लोकसभा के, ठीक है, 2 प्रमुख पदाधिकारी कौन होते हैं? तो लोकसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी कौन है बच्चों? एक है अध्यक्ष, दूसरा है सभापति, ठीक है। तो पहला दूसरा, तो पहला हो गया अध्यक्ष और दूसरा हो जाता है उपाध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ये क्या है? लोकसभा के ये बच्चों क्या हैं? पदाधिकारी, ठीक है, लोकसभा के ये क्या हैं? पदाधिकारी, ठीक। अब इनके बारे में हमको जानकारी किस आर्टिकल में मिलता है? तो यहां देख लेते हैं बच्चों, इसका आर्टिकल क्या होगा, ठीक है, आर्टिकल क्या होगा? तो आर्टिकल यहाँ पे बच्चों होगा 93, ठीक ना, 93। अनुच्छेद 93 जो है, इसमें जो है लोकसभा के जो पदाधिकारी हैं उनका जिक्र किया गया है, ठीक। तो अब बच्चों कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पहले समझो, ठीक है, समझना, ध्यान से सुनना। अध्यक्ष, अब इसमें हमको क्या क्या पॉइंट्स देखना है? देखो बच्चों, पहली बात,
अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने कैसे जाते हैं, चुने कैसे जाएंगे? तो लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य अपने बीच से, अपने बीच से चुनते हैं, अपने बीच से चुनते हैं। यानी कि जो लोकसभा के सदस्य हैं वो क्या करेंगे बच्चों, वो अपने बीच से ही चुनेंगे कि कौन हमारा अध्यक्ष होगा, कौन हमारा उपाध्यक्ष होगा। ये संवैधानिक प्रक्रिया है, समझ रहे हो बच्चों, ये संवैधानिक प्रक्रिया, संविधान में ऐसा लिखा है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कैसे चुने जाते हैं। तो लोकसभा के जो सदस्य हैं वो क्या करते हैं, अपने बीच से ही चुनते हैं, ठीक, ये एक बात। परंतु जो वास्तविक परंपरा है वो ये है कि जो प्रधानमंत्री चाहता है या हमारा संघीय मंत्री परिषद, तो संघीय मंत्री परिषद जिसको चाहता है वही बनता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है। तो ये वास्तविकता है, परंतु वास्तविकता हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं कि लिखा क्या है संविधान में, ठीक है। तो संविधान में ये बात है। तो लोकसभा के सदस्य अपने बीच से चुनते हैं, किसे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, ठीक। दूसरा पॉइंट जरा देखो, दूसरा पॉइंट, इनका सबसे पहले कार्यकाल देखते हैं, तब त्यागपत्र देखते हैं। टेन्योर, ठीक है, इनका टेन्योर, कार्यकाल क्या होगा? तो कार्यकाल बच्चों, जो अध्यक्ष है, ठीक है, अध्यक्ष, दूसरा उपाध्यक्ष, ठीक है। अध्यक्ष जो होगा, चलो ज्यादा ऐसे ही करते हैं, कार्यकाल थोड़ा सा लिख ही देते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष। अब इनका कार्यकाल क्या है? तो सामान्य रूप से, ये शब्द यूज करना है बच्चों, सामान्य रूप से या सामान्यतः, कितना है? सामान्यतः शपथ ग्रहण से 5 वर्ष, शपथ ग्रहण से 5 वर्ष सामान्य रूप से। और उपाध्यक्ष जो है इसका भी सेम प्रोसेस, शपथ ग्रहण से 5 वर्ष, ठीक, 5 वर्ष। अब शपथ इनको, शपथ, शपथ दिलाता कौन है, शपथ दिलाएगा कौन? तो ये भी समझो बच्चों, शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ कौन दिलाएगा? तो शपथ दिलाएगा, दिलाएगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। परंतु अब यहीं पे बच्चों गलती होती है लोगों से, क्या? ध्यान से सुनना इस बात को, कि जो अध्यक्ष है ना, यानी अध्यक्ष, अध्यक्ष के पद का, अध्यक्ष के पद का शपथ, शपथ नहीं होता है। समझ रहे हो बच्चों, ध्यान रखना कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है ये अपने पद का शपथ लोकसभा के सदस्य के रूप में ऑलरेडी ले चुके रहते हैं, तो इसलिए इनके पद का, ठीक है, कोई शपथ नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि अध्यक्ष के पद का कोई शपथ नहीं होता, ठीक। अब शपथ जो राष्ट्रपति दिला रहा है, ये क्या कर रहा है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति शपथ जो है ये लोकसभा के सदस्य के रूप में दिला रहा है, सांसद के रूप में दिला रहा है, वो अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं दिला रहा है। तो यही क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा पदाधिकारी है जिसके पद के शपथ का कोई प्रावधान नहीं है? तो कौन हो जाता है? अध्यक्ष, ठीक है। अब बात करें, अब बात करें यहाँ पे त्यागपत्र की। कार्यकाल हो गया, अब सुनो त्यागपत्र, त्यागपत्र। तो अब ये त्यागपत्र किसे देंगे? त्यागपत्र किसे देंगे? तो ये त्यागपत्र देंगे, अब यहां देखो, अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष क्या करेगा? तो उपाध्यक्ष जो है ये क्या करेगा? अध्यक्ष को देगा, अध्यक्ष को देगा, ठीक है बच्चों। ये इतनी बात ध्यान में रखना, और इसका स्क्रीनशॉट लेना हो बच्चों तो ले लो, ठीक है। किसी बच्चे को अगर स्क्रीनशॉट की जरूरत हो तो वो चाहे ले सकता है, यहाँ मैंने पूरा डाल दिया है, ठीक है। किसी की स्क्रीनशॉट की जरूरत हो तो वो ले सकता है।
ठीक, चलो ठीक है, तो ये इतनी बात हो गई। चलो अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं हम लोग, तो अब बच्चों देखो हम लोग को देखना है जो अध्यक्ष है इसकी शक्तियां क्या है, इसके कार्य क्या है, यानी इसका पावर और फंक्शन क्या है, इसको हम लोग को देखना है। तो यहाँ हेडिंग डाल देते हैं। सॉरी, ठीक है, पावर एंड फंक्शन ऑफ स्पीकर। ठीक है, यानी कि जो उपाध्यक्ष है इसकी शक्तियां एवं कार्य क्या है। ठीक है, यानी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बोल रहा हूँ, सॉरी, अध्यक्ष। तो अध्यक्ष जो है इसकी शक्तियां एवं इसके कार्य क्या है, इस ये ही हम लोग का बच्चों हेडिंग है। ठीक, अब इसमें बड़े गौर पूर्वक चीजों को सुनते जाना, समझ रहे हो बच्चों, बड़े गौर पूर्वक चीजों को सुनते जाना। अब देखो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन बनता है, सारी बात को समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले हम देखें तो देखो पहला पॉइंट यहाँ पे कि सदन, ठीक है, सदन यानी लोकसभा जो है, लोकसभा में शांति एवं व्यवस्था, लोकसभा में शांति एवं व्यवस्था, ठीक है, बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है, अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी, अध्यक्ष की। प्लस प्लस सदन में बोलने का क्रम निर्धारण, बोलने का क्रम निर्धारण, क्रम निर्धारण कौन करेगा, अध्यक्ष करेगा। अब डैश देके यहाँ अध्यक्ष लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, हम लोग अध्यक्ष के बारे में ही सब कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, दूसरा, संसद एवं राष्ट्रपति के बीच पत्राचार, अब इसको समझाएंगे, के बीच पत्राचार का कार्य। ठीक है, पत्राचार का कार्य कौन करेगा, अध्यक्ष करेगा। नेक्स्ट, धन विधेयक पर निर्णय, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। अभी समझेंगे इसका मतलब क्या होता है। पक्ष और विपक्ष, पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आने पर, बराबर मत आने पर निर्णायक मत, बराबर मत आने पर निर्णायक मत, निर्णायक मत कौन देगा, अध्यक्ष देगा। ठीक है, अध्यक्ष देगा। दूसरा देखें, दल बदल के आधार पर, दल बदल के आधार पर, दल बदल के आधार पर सदन से अयोग्य हो जाने, अयोग्यता पर निर्णय, ठीक है, इतना पॉइंट बच्चों आपके लिए पर्याप्त है। अब हम लोग इसको बारी बारी से समझते हैं। ठीक है, चलो ठीक, अब देखो सदन में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व, आसान सा मतलब है। आप लोग का अगर मैं क्लास ले रहा हूं ऑफलाइन समझ लो, तो आप लोग, मैं समझ लो अध्यक्ष हूं और आप लोग समझ लो सदस्य हो।
ठीक। तो अगर आप क्लास में अगर कहीं कोई डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हो तो आपको कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस समय क्लास में किसकी होगी? मेरी होगी। ठीक है, तो यही बात हो गया, सदन में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? तो यहाँ आंसर क्या हो गया बच्चों? अध्यक्ष की। ठीक। दूसरी बात, सदन में बोलने का क्रम निर्धारण। ठीक है, सदन में बोलने का क्रम निर्धारण कौन करता है? अध्यक्ष करता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? जैसे ऑफलाइन की ही क्लास है, आप सामने हो, कुछ लोगों को प्रश्न पूछना हुआ, एक साथ हाथ उठा दिया। ठीक है, कितने? 6 लोगों ने। तो अब कौन डिसाइड करेगा कि पहले कौन बोलेगा, कौन कौन बाद में बोलेगा? तो ये डिसाइड कौन करेगा? अध्यक्ष, यानी कि मैं। समझ लो। तो ये, तो अब देखो, कौन बोलेगा कौन बाद में बोलेगा, इसका पूरा अलग पूरा बच्चों सिस्टम है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। रियल ग्राउंड में लोकसभा में जो होता है और अध्यक्ष जो करता है, मैं उस रियल बात को आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, मैं आपको ये बता रहा हूँ। आप नेता बन जाए, मैं ये बात आपको नहीं बता रहा हूँ। बात तो समझना। ठीक है, उसका सिस्टम तो बहुत अलग है, मगर यहाँ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से यही सही बात है जो मैं बोल रहा हूँ। समझ लो। ठीक, आगे देखें। संसद एवं राष्ट्रपति के बीच पत्राचार का कार्य, यहां देख लो इस बात को। संसद के 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा से बिल पास हुआ, फिर राज्यसभा से पास हुआ। अब जब पास हो जाएगा तो संसद से पास हो गया। अब पास होने के बाद ये कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति क्या करेगा? उस पर अपना साइन करेगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अधिनियम। ठीक। तो अब जरा बताओ कि लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाने के बाद ये बिल, ठीक है, ये बिल लेके कौन जाएगा? राष्ट्रपति के पास। संसद भवन एक जगह, राष्ट्रपति भवन दूसरे जगह। ठीक है, तो ये कागज जो है ये लेके जाएगा कौन? साइन कराने के लिए। तो फिर वही बात, संविधान क्या कह रहा है, रियल में क्या होता है वो अलग मैटर है। तो संविधान क्या कहता है कि राष्ट्रपति और संसद के बीच कोई भी कागजी कार्रवाई करनी है, वो कौन करेगा? वो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ये बात क्लियर। दूसरी बात, धन विधेयक पर निर्णय। तो कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? अध्यक्ष करता है। इसको थोड़ा सा समझ लेना बच्चों। देखो, मैं अलग से आप लोग को पढ़ाऊंगा विधेयक, ठीक ना, अलग से। अभी ये संसद चलेगा, ठीक है, अभी ये चलेगा। और ठीक है, अभी तो राज्यसभा पढ़ना है, फिर उसके बाद से और भी बहुत सारी चीजें आपको जाननी है अभी। ठीक है, तो विधेयक हम अलग से पढ़ाएंगे। अब धन विधेयक है क्या, यहाँ क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर ले इस पॉइंट में। ये जानने के लिए हम लोग को समझना होगा कि धन विधेयक होता क्या है। ठीक है, आसान शब्द में देखते हैं धन विधेयक क्या होता है। ठीक, तो देखो बच्चों, है क्या कि जैसे कोई भी नया कर मतलब टैक्स, कोई भी नया टैक्स लगाना हो, ठीक है, कोई भी पुराना टैक्स हटाना हो, ठीक है, पुराना टैक्स हटाना हो। ठीक, या टैक्स की दर में परिवर्तन करना। ठीक है, यानी कि कहीं अगर 5% टैक्स है किसी मैटर पे, तो उसको बढ़ा के मान लो कर दिया 7% या 6%, तो वो क्या हो गया? दर में परिवर्तन। ठीक, संचित निधि से धन निकालना। ठीक है, धन निकालना। तो ये सब क्या है बच्चों? इस टाइप के कोई भी काम करने हैं तो ये किस टाइप का विधेयक होगा? ये विधेयक होगा बच्चों धन विधेयक। तो अब थोड़ा सा यहाँ समझो कि धन विधेयक पे निर्णय कौन लेता है? धन विधेयक पे निर्णय लेता है अध्यक्ष। क्या धन विधेयक पे लिया गया निर्णय अध्यक्ष का अंतिम होगा? तो यहाँ बच्चों यही माना जाता है कि धन विधेयक पे लिया गया निर्णय अध्यक्ष का अंतिम होता है। ठीक है, तो धन विधेयक है या नहीं, इस बात को कौन जो है प्रमाणित करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक, अब सरकार बराबर ठीक है, धन से संबंधित कोई अगर विधेयक है, ठीक है, तो उसको धन विधेयक के रूप में ही पेश करना चाहती है। ठीक है, अब
धन विधेयक के रूप में पेश करेगा तो फायदा क्या है? फायदा ये होता है बच्चों कि अक्सर होता क्या है कि संसद के दोनों सदन में पार्टी का बहुमत नहीं होता है, समझ लो ना। ऐसा अक्सर होता है कि जिस पार्टी की सरकार है तो सरकार किसकी होगी? जिसका लोकसभा में बहुमत हो। जिस पार्टी को लोकसभा के सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त हुई हैं जिस पार्टी को, उसी की सरकार बनती है। तो अब लोकसभा में मान लो बहुमत बीजेपी को है, तो राज्यसभा में पता क्या चला? बहुमत नहीं है। तो जब बिल पास कराना होगा तो राज्यसभा वहां पे फंसा देता है। मगर धन विधेयक अगर होगा, धन विधेयक होगा तो राज्यसभा कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है, कुछ कर ही नहीं पाएगा। क्या होगा? बस 14 दिन के लिए झेला देगा, लटका देगा, समझ लो ना। तो 14 दिन तक जो लटका दिया जाता है, यही एक छोटा सा पावर है धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को। ये बात हम कहाँ नोट करवाएंगे? राज्यसभा वाले पॉइंट में नोट करवाएंगे, ठीक है, कि राज्यसभा को धन विधेयक को, ठीक है, राज्यसभा में धन विधेयक को रोकने का, ठीक है, कितने समय तक का प्रावधान है? तो मात्र 14 दिन। तो 14 दिन बाद राज्यसभा चाहे हाँ बोले चाहे ना बोले, माना क्या जाता है? माना ये आता है बच्चों कि जिस रूप में लोकसभा चाह रही थी इस विधेयक को पास कराना, उसी रूप में ये विधेयक क्या हो चुका है? पास हो चुका है, ठीक है। तो ये बात, तो इस टाइप का अगर कोई विधेयक है तो इस विधेयक को हम क्या बोलते हैं बच्चों? धन विधेयक बोलते हैं, ठीक है। बात क्लियर? दूसरा आप सुन लो, पक्ष विपक्ष में बराबर मत आने की स्थिति में अध्यक्ष अपना क्या करेगा? निर्णायक मत देगा। अब पक्ष विपक्ष, यहां थोड़ा बच्चों कंसंट्रेशन बनाए रखना वरना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा, ठीक। सुन, जब बच्चों विधेयक को पास कराना होता है तो पास धन विधेयक नहीं है तो दोनों सदन से बच्चों पास होगा, समझ लो ना, दोनों सदन से पास होगा। तो अब देखो क्या है, पास होगा तो पक्ष मतलब क्या? इसको समझना। पक्ष मतलब होता है बच्चों यहाँ सरकार। पक्ष मतलब क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट, यानी सरकार, ठीक। और विपक्ष जो है विपक्षी पार्टी। तो अब देखो है क्या कि पक्ष विपक्ष में बराबर मत पड़ने की स्थिति में अध्यक्ष अपना क्या करेगा? निर्णायक मत देगा। जरा समझना। अब देखो मान लो है क्या कि लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये विधि का निर्माण दोनों मिलकर कर रहे हैं। तब होगा क्या? कोई बिल आया तो अब लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी है? सदस्य संख्या है बच्चों 545। राज्यसभा में कितनी है? 245। क्या 545 टोटल के टोटल बीजेपी के हैं? नहीं, ठीक है, इसमें अन्य पार्टी के भी तो लोग हैं। तो बीजेपी का क्या? 300 प्लस, ठीक ना। बीजेपी के जो सीट हैं वो कितने हैं? 300 प्लस हैं, समझ रहे हो। तो 300 प्लस सीटें बीजेपी की यहाँ पे हैं। तो अब देखो 300 प्लस तो अब देखो जो विपक्ष जो और पार्टी के लोग हैं, तो अब इसमें क्या होगा? अदर पार्टी वाले बीजेपी के मान लो विरोध कर रहे हैं, ठीक। तो अब मान लो पास कराना है बिल, तो क्या होगा? तो ये सब क्या करेंगे? टांग अड़ाएंगे। 245 यहाँ है राज्यसभा में, तो यहाँ भी बीजेपी की कुछ सीटें हैं, ठीक है, यहाँ भी बीजेपी की कुछ सीटें हैं। तो अब यहाँ देखें तो यहाँ भी अन्य पार्टी के लोग हैं, तो मान लो स्थिति एक ऐसी उत्पन्न हुई कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह मिला के होता क्या है कि 300 इधर हो गए और 300 इधर हो गए, ठीक है, ये स्थिति हो गई। तो अब जो है कि बहुमत मिलना मतलब क्या? बहुमत मतलब किसी का एक ज्यादा हो। तो अब वोटिंग जब हुआ तो सदस्य मान लो जो है आए और इन्होंने वोट किया, तो आए वोट किए तो संयोग क्या बना कि 300 जो है पक्ष को मिला और 300 विपक्ष को। तो दोनों में से किसी को बहुमत नहीं मिला। तो मैंने क्या बताया है? पक्ष विपक्ष में बराबर मत पड़ने की स्थिति में अध्यक्ष क्या करेगा? अध्यक्ष निर्णायक मत देगा। तो अब समझना, निर्णायक मत देगा तो बच्चों ये हम यहाँ पे देखें तो निर्णायक मत में क्या है कि अब अध्यक्ष स्वतंत्र है, वो चाहेगा तो यहाँ वोट कर देगा और वो चाहेगा यहाँ वोट कर देगा, ठीक है, यहाँ वोट कर देगा। तो जिसके फेवर में वोट कर दिया उसी की बात क्या है? मान्य हो जाएगी। अब फिर वही बात, अभी और भी शर्त है और भी कंडीशन है और भी बच्चों पॉइंट्स है, ठीक है, और भी पॉइंट्स है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि जो बच्चे एसएससी तक के हो, सीजीएल तक के, ठीक ना, जेई छोड़ो, सीजीएल उससे ऊपर है, सीजीएल तक के जो बच्चे हैं वो क्वेश्चन को कर लें।
उनका सिलेक्शन हो जाए, ग्राउंड लेवल पे चीज़ें क्या चलती हैं, या संविधान ही अगर हम पढ़ रहे हैं तो अब उसको हम जाके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर करने लगें तो आपको बच्चों बाउंस होने लगेगा। यानी कि जितना चाहिए उससे इतना ज़्यादा दे दिया गया है कि जो चाहिए था वही आपका जो है दिमाग से आउट हो गया। समझ लो, अभी अगर यूपीएससी लेवल पे इसको मैं बताऊं, ठीक है, तो अभी यूपीएससी लेवल पे जब बताऊंगा तो वहां पे चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है ना, मतलब ये खत्म नहीं हो जाएगा, और भी बातें यहाँ पे जुड़ जाएंगी, और भी टर्म्स और कंडीशन जुड़ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं ये बात क्यों बोल दे रहा हूँ, मैं ये बात इसलिए बोल दे रहा हूँ कि आप यूट्यूब पे भी देख रहे हो, तो यूट्यूब पे भाई यूपीएससी के भी तो क्लासेज हैं, तो बच्चे बस क्या करते हैं, डाल देते हैं क्लास, ठीक है, कि अध्यक्ष के अधिकार एवं कार्य, अब डाल दिया तो अब उसी में जो है यूपीएससी वाला ओपन हो गया। अब यूपीएससी वाले ने यूपीएससी लेवल पे जाके पढ़ाया है, तो अब क्या होगा, मेरे में और उसमें डिफरेंट दिखने लगेगा। बात समझ में आ रही है बच्चों, मैं क्या कह रहा हूँ, तो वहां लगेगा डिफरेंट दिखने, परंतु जो ये डेटा मैं दे रहा हूँ इसमें नहीं डिफरेंट दिखेगा, ठीक है, वो और पॉइंट्स उसमें जोड़ा रहेगा। ठीक है, तो आपको वहां घबराना नहीं है कि हम कम पाए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैंने क्या बोला है, मैंने ये बोला है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बच्चों सॉल्व करना, देखना, और मैं जो एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा उसको देखना। ठीक है, आपको सब समझ में आ जाएगा कि जो चाहिए आपको वास्तव में वो मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, और किसी दिन मैं कोई एक टॉपिक उठा के यूपीएससी लेवल पे पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसके बाद देखना खुद समझ में आ जाएगा कि सर जो लेवल लेके ले चल रहे हैं हम लोगों के लिए वो लेवल बढ़िया है। ठीक है बच्चों, तो पक्ष विपक्ष में बराबर मत पढ़ने की स्थिति में अध्यक्ष निर्णायक मत, ये इतनी बात क्लियर। ठीक, वापस आते हैं, हम लोगों ने यहाँ देखा 2 पॉइंट। अब दल बदल के आधार पर, ठीक है, कोई सदस्य सदन से अयोग्य हो गया है तो इसका निर्णय कौन लेगा, अध्यक्ष लेगा। अच्छा, इस बात को जरा समझो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जैसे देखो बच्चों होता क्या है, अक्सर देखने में आता है, अक्सर देखने में आता है कि पहले देखने में आता था ज्यादा क्या, कि कोई बीजेपी में है लोकसभा का सदस्य, और वो क्या हुआ, पा गया पैसा एक लंबा चौड़ा, ठीक है, तो वो बीजेपी छोड़ के चला गया कहाँ पे, कांग्रेस में चला गया, या कांग्रेस में है तो पैसा बीजेपी से पाया तो बीजेपी में आ गया। मतलब समझाने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी जो है कि किसी सदस्य को जो है कि खरीद लेता है या करता है, इस पॉलिटिकल बात मैं नहीं कर रहा हूँ, समझे, तो ये बात। तो अब इससे होता क्या था बच्चों, इससे देखो दिक्कत क्या होती थी, यहाँ थोड़ा सा ध्यान से सुनना सब लोग। जैसे हम लोग को पता है कि 273 सदस्य चाहिए, ठीक है, सरकार बनाने के लिए, लोग कहाँ, लोकसभा में। मैंने ये बात बच्चों बताया कि लोकसभा में जिस भी पार्टी की बहुमत होगी उसी पार्टी की सरकार बनेगी, और जब सरकार बनेगा तो इस लोकसभा के चुनाव से डिसाइड क्या होता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। ठीक, उसी तरह जब विधानसभा का चुनाव होता है तब डिसाइड क्या होता है कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। ठीक, तो अब देखो लोकसभा में 273 सदस्य चाहिए, मान लो एक कंडीशन ऐसी आई, एक कंडीशन ऐसी आई कि एक कंडीशन ऐसा आया कि चुनाव हुआ, ठीक है, बीजेपी और कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस, बीजेपी को पता क्या चला, मिली सीट कितनी, 250, और कांग्रेस को कितना मिला है, कांग्रेस को मान लो मिल गया है 200, ठीक है, 200 कर देंगे तो ऐसे ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 450 नहीं करना है, ठीक है, ठीक है, चलो 200। ठीक, अब सुनना, सरकार बनाने के लिए चाहिए कितना, 273। अब बीजेपी कांग्रेस दोनों के पास नहीं है बहुमत, तो होगा क्या, राष्ट्रपति जो है सरकार बनाने के लिए सबसे पहले किसको इनवाइट करेगी, बीजेपी को, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी सीटें ज़्यादा हैं, ठीक है, सीटें ज़्यादा हैं। तो अब क्या होगा, बीजेपी बहुमत का आंकड़ा छूने का प्रयास करेगा, तो ये क्या करेगा बीजेपी, ये शिवसेना है, अब मान लो शिवसेना के मान लो 8 लोकसभा के सदस्य हैं, ठीक, टीएमसी है, मान लो इसके 6 सदस्य हैं, ठीक, फिर बीएसपी बहुजन समाज पार्टी मायावती का पार्टी, ठीक है, मान लो इसके 8 सदस्य हैं, ठीक, फिर देखें हम, फिर हम देखें आगे बीजेडी बीजू जनता दल नवीन पटनायक का, ठीक है, नवीन पटनायक, अब इनके जो है इनके 7 सदस्य हैं। तो अब बच्चों देखो ऐसे क्या होता है ना, सबके सबके
अपने अपने कुछ ना कुछ सदस्य होते हैं। तो बीजेपी क्या करेगी, इन लोगों को अपने साथ जोड़ लेगी। तो जब जोड़ लेगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, गठबंधन की सरकार, गठबंधन की सरकार। तो गठबंधन की सरकार हो गया ये अलायंस गवर्नमेंट। अब ये अलायंस गवर्नमेंट, तो अब बच्चों समझना ये गठबंधन की सरकार हो गई। तो अब होगा क्या, अब इन लोगों की बातें भी सरकार को सुननी पड़ेंगी। तो देखो होता क्या था, होता ये था कि जैसे मान लो ये टीएमसी है, टीएमसी ठीक, तृणमूल कांग्रेस। अब टीएमसी के 6 सांसद हैं और इन्हीं के बहुमत से इन लोगों के बहुमत से 273 का आंकड़ा जो है वो पार हुआ है इन लोग के सहयोग से। तो ऐसे कंडीशन में होगा क्या कि मान लो कांग्रेस ने क्या किया, ठीक है, सरकार बन चुकी है, कांग्रेस ने क्या किया, टीएमसी के 6 सांसद हैं, इन लोगों को कहा कि 10-10 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं, ठीक है, और आप लोग हमारी पार्टी में आ जाओ। तो अब पता क्या चला, 10-10 करोड़ के लालच में ये टीएमसी के जो 6 सांसद हैं वो कहाँ चले गए, वो चले गए कांग्रेस में। तो नतीजा क्या हुआ, 273 का आंकड़ा जो है इन लोगों के सहयोग से सरकार प्राप्त किया था। तो सरकार क्या होगी, यहाँ पे गिर जाएगी, ठीक है, सरकार गिर जाएगी। अब सरकार गिर जाएगी, ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है। राष्ट्रपति अब क्या करेगा, चाहेगा तो कांग्रेस को कहेगा कि भाई अब आप सरकार बना के दिखाइए, हम आपको दे रहे हैं मौका, ठीक है, मौका आपको दे रहे हैं कि आप बना के दिखाइए। तो अब बच्चों ये जरूरी नहीं कि इनको मौका दे ही, नतीजा क्या होगा, चुनाव करवा देगा। अब चुनाव जब होगा तो चुनाव में हम लोग को मालूम है कि पैसे बेतहाशा खर्च होते हैं, बहुत ज्यादा पैसे बच्चों खर्च हो जाते हैं, समझ रहे हो बात को। तो पैसा जो है बच्चों यहाँ ज्यादा खर्च हो जाता है। तो अब यही बार बार सरकार ऐसे ही राज्य में गिर जा रही थी, केंद्र में सरकार गिर जा रही थी। तो अब इस वजह से दल बदल अधिनियम लाया गया, समझ रहे हो, दल बदल अधिनियम। तो यहाँ हम देख रहे हैं दल बदल के आधार पर। तो अब सुनो इसको, तो दल बदल अधिनियम लाया गया और कहा गया कि अगर कोई एक पार्टी छोड़ के, ठीक है, एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में गया तो उसकी सदस्यता क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। तो संविधान में एक नया पॉइंट जोड़ा गया। तो क्या हुआ, 52वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985, ठीक ना, 1985, ठीक है, वर्ष 1985। इसके द्वारा क्या किया गया, इसके द्वारा प्रावधान ये किया गया कि अब कोई अगर एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाएगा तो उसके ऊपर क्या होगा, दल बदल अधिनियम लगेगा और उस दल बदल अधिनियम के आधार पे वो सदस्य क्या होगा, अपने क्षेत्र का सांसद नहीं रह जाएगा। तो कोई दल बदल किया है कि नहीं किया है ये कौन डिसाइड करेगा, ठीक है, तो ये डिसाइड कौन करेगा, अध्यक्ष। और जब अध्यक्ष डिसाइड कर लेगा कि हाँ इन्होंने दल बदल किया है, ठीक है, और इनका क्या है अब सदस्यता रद्द करनी है, तो सदस्यता कौन रद्द कर देगा, अध्यक्ष रद्द करेगा, ठीक है। यही बात मैंने यहाँ लिखा है, दल बदल के आधार पर सदन से अयोग्यता पर निर्णय, ठीक है, तो कौन लेगा, अध्यक्ष लेगा। अब इसी क्वेश्चन को पूछ लेगा कि दल बदल अधिनियम के आधार पे कोई संसद का सदस्य सदन की सदस्यता से अयोग्य हो गया है या नहीं, इस पे निर्णय कौन लेगा, ऑप्शन देगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष, सभापति। तो ध्यान रखना बच्चों, यहाँ आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ हमारा आंसर होगा अध्यक्ष, ठीक है, राष्ट्रपति, सभापति, ठीक है, ये हमको आंसर नहीं देना है, ठीक। तो बात यहाँ पे क्लियर। अब 52वां संविधान संशोधन 1985, ठीक है, दल बदल अधिनियम, ठीक है, दल बदल अधिनियम, ठीक। अब यहाँ आप लोग को एक होमवर्क, ठीक है, ये जो पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में न जाने का जो मैटर है, तो अब जरा बच्चों यहाँ सुनना कि मान लो कोई पार्टी, किसी पार्टी में मैं जाके जुड़ गया, मैं जुड़ा क्यों, मैं इसलिए जुड़ा, मान लो किसी पार्टी का नाम है मजदूर दल, समझ रहे हो, ब्रिटेन में जैसे है, ठीक ना, मजदूर दल, लेबर पार्टी। तो मुझे मेरा एक अपना व्यू क्या है कि जो मजदूर या गरीब वर्ग के लोग हैं इनके उत्थान के लिए काम करना चाहिए। तो जो पार्टी विशेष रूप से गरीबों के लिए, वंचित वर्ग के लोगों के ऊपर फोकस किया हुआ है, तो हमने देखा कि यार ये काम बढ़िया कर रहा है, मैं क्या किया, जाके जुड़ गया उसके साथ, ठीक। परंतु अब क्या हो रहा है कि वो पार्टी एकदम से अलग नीति पे जा रही है। अब वो क्या है, पूंजीवादियों का समर्थक धीरे धीरे बनने लगा। तो अब पूंजीवादियों का अगर समर्थक बनने लगा तो मजदूरों का समर्थक नहीं रह गया। तो अब हमारी विचारधारा उससे मेल नहीं खा रही है।
तो ऐसी स्थिति में क्या है, इस दल बदल की वजह से हम जो है कि उसके साथ परमानेंट रहेंगे? नहीं। तो इसमें बच्चों एक शर्त होती है, कोई पार्टी जो है, ठीक है, कोई पार्टी अगर गलत करने लगेगी, गलत करने लगेगी, तो वो केवल एक ही व्यक्ति को गलत नहीं लगेगा, ज्यादा लोगों को लगेगा। और जब ज्यादा लोगों को गलत लगने लगेगा तब क्या होगा? तब फिर अब यही मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि संसद के कितने कितने प्रतिशत सदस्य अगर अगर किसी दूसरे पार्टी में चले जाएं, ठीक है, तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। ठीक है, अब ये ध्यान रखना बच्चों, क्या मैंने पूछा है कि कितने परसेंट सदस्य जो है, ठीक है, अब इसको और क्लियर कर दूं कि मतलब 1/3 सदस्य, 2/3 सदस्य, 1/4 सदस्य, 1/10 सदस्य, 1/6 सदस्य, कि कितने लोग, कितने परसेंट भाग, ठीक है, एक साथ अगर पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में चली गई तो उसकी सदस्यता क्या होगी? रद्द नहीं होगी। ठीक है, बात क्लियर रखना बच्चों, सदस्यता रद्द नहीं होगी। ये रेशियो मुझे बताओगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ये रेशियो बताना कि कितना है ये रेशियो। ठीक, यहाँ मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा, तो ये आपका डेली का मैं होमवर्क आपको देते रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको आंसर नहीं दूंगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने अध्यक्ष के अधिकार एवं कार्य, ठीक, इसको क्या किया? कवर कर लिया। ठीक है, चलो अब हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं इससे, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, बात किया जाए कुछ डेटा की, ठीक ना, कुछ डेटा की बात किया जाए। ठीक, महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, अब कुछ हम लोग तथ्यों की बात कर लें। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे बच्चों जैसे मैं कुछ फैक्ट आपसे पूछूंगा, क्या लोकसभा में प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो ये आंसर क्या होगा? गणेश वासुदेव मावलंकर। तो गणेश वासुदेव मावलंकर जो हैं, ये क्या हैं? ये बच्चों लोकसभा के क्या हैं? प्रथम अध्यक्ष। तो ऐसे ही कुछ डेटा मैं आपको बताऊंगा, उन्हीं डेटा का मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्रथम प्रथम अध्यक्ष, अध्यक्ष कहाँ? लोकसभा में। ठीक है, तो कौन है? जी बी गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक ना, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक, बात करें प्रथम उपाध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष, तो प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? तो प्रथम उपाध्यक्ष थे अनंत अनंत शयनम शयनम आयंगर। ठीक ना, अनंत शयनम आयंगर, ये क्या है? लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष। ठीक है, प्रथम उपाध्यक्ष। ठीक, फिर देखिए सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, या इसको ऐसे लिखते हैं, लोकसभा के सदस्यों की, सदस्यों की सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा संख्या, सबसे ज्यादा संख्या, ठीक है, कहाँ है? तो ये हो गया बच्चों उत्तर प्रदेश। कितना है? 80। ठीक है, 80। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट लोकसभा के सदस्यों की सबसे ज्यादा संख्या केंद्र शासित, केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? दिल्ली। दिल्ली कितना है बच्चों? 7। ठीक ना, 7। अब बात करें लोकसभा के, लोकसभा के सदस्यों की,
सदस्यों की सबसे कम संख्या, ठीक है, संख्या राज्य में, नहीं, एक मिनट, हाँ ठीक है, राज्य में, तो अब सबसे कम बात करें बच्चों तो नागालैंड, ठीक है, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर। तो ये सब जो राज्य है ना बच्चों, इन राज्यों में लोकसभा के सदस्यों की संख्या सबसे कम है, केवल एक है, ठीक है, केवल एक है। तो अब इनमें अगर बात किया जाए कि भाई सिक्किम, नागालैंड, ठीक है, मणिपुर, इन सब राज्यों में लोकसभा के सदस्यों की संख्या एक एक है, तो अगर मान लो क्वेश्चन पूछ लिया कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या सबसे कम, तो ये जो मैं 3-4 नाम ले रहा हूं राज्यों का, इसमें से कोई एक आपको देगा, ठीक है। अब दूसरी कठिन स्थिति, दूसरी कठिन स्थिति क्या होगी कि मान लो अगर दे दिया नागालैंड, ठीक है, और सिक्किम दोनों, ठीक है, यानी कि एक एक की जो संख्या है मान लो दे दिया। अब इसमें किसको चुनोगे भाई, एक एक तो सब है ना, सब किसको चुनोगे? तो अभी तक तो फिलहाल ऐसा क्वेश्चन बना नहीं है, और अगर बना तो पता नहीं क्या होगा, हो सकता है उस क्वेश्चन को गलत मान लिया जाए। परंतु मैं कह रहा हूं कि फिर भी अगर निर्णय लेना हुआ, ठीक है, फिर भी अगर निर्णय लेना हुआ कि आप जो है क्या आंसर लगाओगे, तो बच्चों लगाना किसको? सिक्किम को। क्यों? क्योंकि जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सिक्किम की जनसंख्या इन सभी राज्यों में क्या है? सबसे कम, ठीक ना, सबसे कम है। और सीटों का निर्धारण किस आधार पे होता है? लोकसभा में जनसंख्या के आधार पे, ठीक। लिखवाया नहीं हूं मैं, पीडीएफ में मिलेगा, मैं चर्चा कर दे रहा हूं। एक सदस्य की संख्या जो है, एक सदस्य जो है कितने लाख की जनसंख्या पे डिसाइड होता है? तो याद रखना बच्चों, 10 लाख की जनसंख्या पे लोकसभा का एक सदस्य जो है वो डिसाइड होता है, ठीक है। तो जहां की जनसंख्या 10 लाख है वहां पे एक, और अगर मान लो कहीं की जनसंख्या जो है 30 लाख है तो पता चला वहां पे 3 हो गए, समझ रहे हो? तो अब ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है कि एक सदस्य का ये जो निर्धारण है कितने लाख की जनसंख्या पे होता है, तो 10 लाख की जनसंख्या पे ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिखवा नहीं रहा हूं ना ही बोर्ड पे, ठीक है, पीडीएफ में आपको मिलेगा, ठीक। आप अगर लिख रहे हो तो ये सुन के लिख भी लेना, ठीक। तो अब सबसे कम की बात करें तो चलो यहां हम लिख दे रहे हैं सिक्किम, सबका नाम नहीं लिख रहा हूं मगर आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, पीडीएफ में आपको सारे नाम मिलेंगे। सिक्किम। अब बात करें लोकसभा के सदस्यों की सबसे कम संख्या केंद्र शासित प्रदेशों में, यानी कि यूनियन टेरिटरी, ठीक ना, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेशों में। तो केंद्र शासित प्रदेशों में कहाँ? तो बच्चों दिल्ली, सॉरी, दिल्ली तो मैं बोल चुका हूँ, ठीक है, लक्षद्वीप, ठीक ना, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ठीक है। तो ये बच्चों आपको कुछ डेटा हैं, ये डेटा आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, ध्यान में रखने हैं, ठीक। मैंने आपको क्वेश्चन एक दिया, क्वेश्चन क्या दिया? मैंने क्वेश्चन दिया कि कितने प्रतिशत सदस्य एक साथ, ठीक है, कोई पार्टी है, ठीक है, तो उस पार्टी के कितने परसेंट सदस्य एक साथ किसी अन्य पार्टी में चले गए तो दल बदल अधिनियम लागू नहीं होगा, ये एक क्वेश्चन बताना है। और दूसरा क्वेश्चन जो कि बेहद आसान समय दे रहा हूं, ठीक है, बस क्वेश्चन देने का उद्देश्य आपको उलझाना नहीं होता है, आपको जो है पढ़ाई के प्रति जागरूक करना, ठीक है। आप खुद से भी कुछ सर्च करो, कुछ देखो चीजें, इस वजह से मैं आपको होमवर्क देता हूं। मैं ऑफलाइन की क्लास में भी हर दिन होमवर्क देता हूं, समझ रहे हो बच्चों, वहां भी मैं हर दिन होमवर्क देता हूं। तो अब बच्चों समझना, क्वेश्चन में मैंने क्या पूछा है कि आप क्वेश्चन मुझे बताएंगे कि वर्तमान समय में, ठीक है, वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। अगर मैं लाइव होता तो अभी तक तो काफी बच्चों ने बता भी दिया होता, ठीक है, काफी बच्चों ने क्या किया होता, बता भी दिया होता, ठीक है। परंतु चलो कोई बात नहीं, देखते हैं इसको, कल आप जो है इसका आंसर देना मुझे, ठीक है, कल इसका आंसर मुझे देना। तो आज के क्लास को बच्चों यहीं पे हम लोग रोकेंगे, ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे हम लोग रोकेंगे, और फिर कल हम लोग स्टार्ट किया जाएगा कहाँ से? कल हम लोग स्टार्ट करेंगे राज्यसभा से, ठीक है, राज्यसभा से। तो मेरे क्वेश्चन का बच्चों कमेंट बॉक्स में आंसर देना, रिप्लाई करना, मैं वहीं पे आंसर दे दूंगा।
कि हाँ आपका आंसर सही है या नहीं सही है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं फिर कल।